गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हमारे सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की ये दूसरी क्लास होने वाली है आपके लिए, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आपके लिए लेकर आए हैं। इसके जस्ट बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, इसके जस्ट बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये जो पीडीएफ फाइल है, जैसे ही आपके सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि सब्जेक्ट आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए डीएलएड बीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? ठीक है, ब्लॉक लेवल पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ब्लॉक लेवल पर इसकी स्थापना की जाती है। सवाल भी आता है परीक्षा में। और इसमें केवल गर्ल्स को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यानी कि लड़कियों के लिए विद्यालय केवल ओपन किए जाते हैं। और ये जो विद्यालय हैं वो शैक्षिक रूप से पिछड़े जो एरिया होते हैं उन ब्लॉक में इन विद्यालयों की स्थापना की जाती है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक रूप से पिछड़े एरिया जो होते हैं उनमें इन विद्यालयों की जो स्थापना है इनकी की जाती है स्थापना, यानी कि स्थापित किया जाता है। तो इसके बाद आपका अगला सवाल आ जाएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में एडमिशन दिया जाता है, यानी कि प्रवेश दिया जाता है? तो ये जो होगा आपका कक्षा 6 में इस स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं इनमें कक्षा 6 में बालिकाओं को एडमिशन दिया जाता है। और 6, 7 और उसके बाद 8वीं क्लास तक इन विद्यालयों में पढ़ाई होती है, यानी कि 3 क्लासेस में पढ़ाई होती है, 6, 7 और 8 में। उसके बाद आपका अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो ये अभी आपको बता दिया गया, कक्षा 6, 7, 8 में इन स्कूलों में बालिकाओं यानी कि छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जो स्कूल में ग्राम शिक्षा कमेटी बनती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं ग्राम प्रधान, और जो इसके सचिव होते हैं वो होते हैं आपके जो स्कूल के प्रधानाध्यापक होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के, ठीक, वो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधान अध्यापक जो हैं वो सचिव होते हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष होते हैं वो ग्राम के जो प्रधान होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और सचिव कौन होते हैं? उस स्कूल के प्रधान अध्यापक यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो सचिव होते हैं। ठीक है, ये दूसरा सवाल आपका इसी से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है, समिति का जो सचिव होता है वो होते हैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, अगले सवाल में आपसे पूछ रहा है 36 नंबर का ही सवाल है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही होंगे, एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष हो गए। उसके बाद एक सचिव होंगे। ठीक है, सचिव होंगे। उसके बाद जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के जो माता पिता होते हैं, ठीक है, तो किन्हीं 3 माता पिता को उनमें से सिलेक्ट किया जाता है जो बच्चे पढ़ाई करते होते हैं, यानी कि बच्चों के जो माता पिता उन्हीं को अभिभावक कहा जाता है। तो 3 बच्चों के किन्हीं भी माता या पिता को सिलेक्ट उनमें से कर लिया जाता है, या तो माता जी को या फिर पिताजी को। तो ऐसे 3 लोगों को उनमें से सिलेक्ट किया जाता है। तो टोटल 5 लोग इसमें होते हैं, तो 3 अभिभावक होंगे उसमें। ठीक है, 3 अभिभावक होंगे जो कि बच्चों के माता या पिताजी होते हैं, और टोटल 5 में से एक जो 3 अभिभावक होते हैं, 3 अभिभावक में से एक महिला सदस्य भी होती हैं। ठीक है, अभिभावक में से एक महिला अभिभावक भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं, ये अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? एक महिला अभिभावक भी उसमें होती हैं, जो कि बच्चों के पेरेंट्स में से एक माता जी को भी उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अभिभावक के रूप में। उसके बाद आपका अगला सवाल है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? ये आपको बताना है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो गठन है वो आपको धारा 12 के अंतर्गत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 40 नंबर का, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया, यानी कि किस वर्ष से गठन होना स्टार्ट हुआ? तो सन 2000 में इस शिक्षा समिति का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? जो बेसिक शिक्षा परिषद है उत्तर प्रदेश का, इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1972 में इसका गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बीआरसी समन्वयक या सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का 1 महीने में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? ठीक है, जो बीआरसी के समन्वयक होते हैं, सह समन्वयक होते हैं, वो अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल होते हैं उनको 1 माह में कितनी बार देखने जाते हैं? तो ये 2 बार देखने जाते हैं। ठीक है, अब ये उनको पर डिपेंड करता है देखने जाते भी या नहीं जाते हैं। फिलहाल 2 बार का रूल है, तो आपको बता दिया गया।
एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी के प्रमुख जो होते हैं वो संकुल प्रभारी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनपीआरसी के प्रमुख को संकुल प्रभारी बोलते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है, एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? तो ये भी 2 बार निरीक्षण करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? तो जो राज्य परियोजना कार्यालय ये आपका लखनऊ में है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, जिसके द्वारा आपका डीएलएड की परीक्षाओं को संचालित किया जाता है, बीटीसी की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, और इसके अलावा टीईटी की परीक्षाओं की भी आयोजन किया जाता है, यूपीटीटी की परीक्षाओं का, ठीक है। इसके साथ साथ और भी सही कई सारे काम होते हैं। तो जो पीएनपी ऑफिस है वो आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके अगले सवाल की, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका इलाहाबाद में है, ये भी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी आपका इलाहाबाद में ही स्थित है। इसके बाद आपका अगला सवाल पूछ रहा है, राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? ये उत्तर प्रदेश की एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको याद रखना है। ये भी किसी भी समय पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि खुले विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो ये राजसी टंडन आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थित है, ये आपको बताना। और इसका जो गठन हुआ था वो सन 1999 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है सीमेंट कहाँ पर है? तो जो सीमेंट है वो आपका इलाहाबाद में है। इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है, SCERT, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। SCERT का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था सन 1981 में, ठीक है। सन 1981 में SCERT का गठन किया गया था, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर NCERT का गठन भी हो चुका था, ठीक है। NCERT, ठीक है, NCERT ये नेशनल लेवल पर आपकी एक संस्था है, और जो SCERT है प्रत्येक राज्य में राज्य लेवल पर एक संस्था है, ठीक है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती है। तो जो NCERT का गठन है वो 1961 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो नेशनल लेवल पर संस्था है NCERT, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ये इसका गठन पहले हो चुका था 20 साल पहले 1961 में, और 20 साल के जस्ट बाद SCERT का गठन हुआ, ठीक है, 1981 में। ये UPSCERT की बात की जा रही है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में राज्य शिक्षा संस्थान की भी स्थापना की गई थी। अभी अगर आपको याद नहीं हो रहा, आप 2 से 3 बार इसे रिवाइज करेंगे, कई बार आपको रिवीजन कराई जाएगी, तो निश्चित रूप से आप परीक्षाओं तक आसानी से ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसके बाद आपका अगला सवाल है, NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, NCT जो आपके टीचर एजुकेशन कॉलेजेस होते हैं उनको अप्रूवल देती है NCT, और जो कोर्स होते हैं उनका भी अप्रूवल NCT के द्वारा ही दिया जाता है, तो आपको पता ही होगा। NCT का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको 1995 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 53 नंबर का, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश यानी कि एडमिशन लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? तो आपको पता ही होगा 6, 7 और 8वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर 8 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका 8। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपका सामने स्क्रीन पर है 54 नंबर, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये किसका उद्देश्य है? तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, सब पढ़ें और सब बढ़ें, ठीक है। आपने स्कूल जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं आपके गाँव कस्बे शहर में, उसमें आपने लिखा हुआ देखा ही होगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें, वहाँ पर लोगो लगा हुआ रहता है, छपा हुआ रहता है, ठीक है, पेंसिल पर 2 बच्चे बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है, मानवीय संसाधन नहीं, इनमें से कौन सा जो मानवीय संसाधन नहीं आपको बताना है? तो बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, ये सारे के सारे मानव हैं, यानी कि इंसान है, मानवीय संसाधन है। जो आपका श्याम पट है, ये आपको पता ही है, ये मानवीय संसाधन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्याम पट। इसके बाद आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? जो नगर शिक्षा संसाधन केंद्र होता है इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं URC, ठीक है, URC। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 57, स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत की जो साक्षरता दर है वो बढ़ी है या घटी है या फिर स्थिर है अपनी जगह पर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद लगातार साक्षरता दर जो है वो बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में जो केरल की साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। जो अपना स्टेट केरल है, अपने देश में एक स्टेट राज्य का नाम है केरल, आपने सुना ही होगा। इस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग रहते हैं
कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में। ठीक, तो इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। निःशुल्क यानी कि फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना था? जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है वो किस वर्ष बना था? तो ये आपका बना था 2009 में। ठीक है, और 2010 में इसे लागू कर दिया गया था। इसके बाद आपको याद रखना है अगला सवाल। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा सन 2009 में अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम इसका बनाया गया था इसे। उसके बाद आपका अगला सवाल है NCFT में 10+2 के बाद कितने वर्ष के पिछड़ की चर्चा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 या 5 वर्ष की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे अगला पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है, NCF। ठीक है, NCF यहाँ पर NCF ही होगा। NCF की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु यहाँ पर जो राष्ट्रीय संचालन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, यशपाल कमेटी भी निर्माण की गठन किया गया था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल। NCF 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन कमेटी के आदेश थे। ये आज की क्लास का आपका अंतिम सवाल था। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी आपके आते लोगोत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये चल रहे हैं, इसके जस्ट बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। परीक्षाओं तक आपकी धमाकेदार तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी लोग हमसे जुड़ जाइए, जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।